नमस्कार बाल दोस्तों, मैं मकवाना धर्मेश भाई जय शाला नंबर 55 फुलसर से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बाल दोस्तों, कक्षा 7 की इकाई 4 के कथनी और करनी इकाई की स्वाध्याय एवं अभ्यास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल दोस्तों, स्वाध्याय के अंतर्गत पहली प्रवृत्ति है अंदाज अपना अपना, जिसके अंदर आपको कथनी और करनी में अंतर इस विषय पर अपने विचार लिखने हैं। यानी कि कथनी और करनी में यदि अंतर होता है तो क्या क्या दिक्कतें आती है और लोग कथनी और करनी में किस प्रकार अंतर रखते हैं। हमने आगे देखा कि जो लोग जो कहते हैं वो करते नहीं है, इसके बिल्कुल विपरीत वे अपना बर्ताव या अपना स्वभाव रखते हैं। इस प्रकार आपको इस विषय पर यह लिखना है कि कथनी और करनी में क्या क्या अंतर आपको कहाँ पर दिखाई देता है। बाल दोस्तों, कथनी और करनी इस विषय पर जो निबंध तैयार होगा आपको अपने दोस्त के पास से लेकर उसे पढ़ना है। आपके द्वारा लिखा गया निबंध अपने मित्र को देना है। इस प्रकार इस प्रवृत्ति में आपको अपने दोस्त से लिए हुए निबंध और आपने लिखे हुए निबंध का बदलाव करके उन्हें कक्ष में पढ़ना है। बाल दोस्तों, अगली प्रवृत्ति है करके दिखाइए। इस प्रवृत्ति के अंतर्गत आपको एक कोष्टक दिया गया है। इस कोष्टक में भिन्न भिन्न प्रकार के शब्द अलग अलग करके रखे गए हैं। एक उदाहरण के हिसाब से कुछ एक शब्दों के ऊपर वर्तुलाकार आकृति रखी गई है, जैसे कि तोड़ना, फूल, मना है। यह शब्द अलग अलग होकर भी उन्हें हम एक करते हैं तो एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। इस अर्थपूर्ण वाक्य का उदाहरण हम देखें तो यह बनता है फूल तोड़ना मना है। बाल दोस्तों, आपको भी इस प्रकार के भिन्न भिन्न कुछ एक शब्दों को इकट्ठा करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। जैसे कि मैंने आपके लिए कुछ एक वाक्य बनाए हैं। पहला, कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। दूसरा वाक्य, सबको पौधे अच्छे लगते हैं। और तीसरा वाक्य है, मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। बाल दोस्तों, इस प्रकार आपको इस कोष्टक में से भिन्न भिन्न वाक्य बनाने हैं। अगला हमारा जो भाग है वह है भाषा सज्जता का। भाषा सज्जता यानी व्याकरण का वह विभाग जिसमें व्याकरण के भिन्न भिन्न मुद्दों को समझाया जाता है। भाषा सज्जता के अंतर्गत यहाँ पर हमें पहली प्रवृत्ति दी गई है, पढ़कर समझिए। रामजी भाई ने भैंस खरीदकर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। यह तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई। बाल दोस्तों, इस पूरे वाक्य में हमने जो अंतिम वाक्य पढ़ा उसमें लिखा आम के आम और गुठलियों के दाम। आम के आम यानी कि आम की कीमत तो आती ही है, लेकिन कभी गुठलियों की कीमत नहीं आती। लेकिन फिर भी
हम देखते हैं कि रामजी भाई ने कुछ एक आवक इस प्रकार इकट्ठा की है कि जिससे आवक आमतौर पर नहीं होती। यहाँ रामजी भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसे कमाते हैं, भैंस के गोबर की खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके मुनाफा कमा लेते हैं। जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए, दोनों प्रकार से लाभ होने पर यह लोकोक्ति कही गई है। लोकोक्ति का अर्थ होता है जो लोग कई वर्षों से इन वाक्यों का उपयोग बार बार करते हैं और किसी उदाहरण के स्वरूप हम उनका उपयोग करते हैं। लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बात को, उक्ति को कहावत कहते हैं। जो बातें समयांतर पर आगे जाकर रूढ़ हो गई हो, लोग बार बार उनका उपयोग करते हो, उन वाक्यों को कहावत कहा जाता है। जैसे कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ होना, एक लाभ नहीं उससे अधिक दोहरा लाभ होना। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि कर्मों के अनुसार फल मिलना। जो हम कर्म करते हैं उनके हिसाब से हमारा फल मिलता है। साँच को आँच नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। जो व्यक्ति कर्म करता है उसे फल भी प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति सच्चा है उन्हें डरने की भी जरूरत नहीं होती। काला अक्षर भैंस बराबर, यानी बिल्कुल अनपढ़ होना। तो आप इन कहावतों का उपयोग दूसरे लोगों के उदाहरण के साथ कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। यहाँ पर अहिंसा शब्द के नीचे रेखा खींची गई है। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। क्षमा करो वीरों का आभूषण है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा आदि मानव सहज गुण है। इन गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। हमारे जो क्रोध है, आवेश है, जो हमारा भाव है, जो गुण है, उनका हम उपयोग बार बार वाक्य में प्रयुक्त करते हैं। लेकिन इन भाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जो शब्द हमारे भाव को व्यक्त करते हैं, हमारे क्रोध को व्यक्त करते हैं, हमारे दशा को व्यक्त करते हैं, हमारे गुणों को व्यक्त करते हैं, इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है। भाववाचक संज्ञा की व्याख्या देखें तो जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के चौकोर पर सही का निशान कीजिए। बाल दोस्तों, यहाँ पर कुछ एक कोष्टक दिए गए हैं, उनमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आपको भाववाचक संज्ञा के स्थान पर रखकर अलग करना है। सच्चाई, सच्चा, ऊंचाई, ऊंचा, बचपन, लंबाई, अमीरी, लड़ना, बुढ़ापा, गंगा। तो इन शब्दों को आपने से उन्हें अलग करके भाववाचक संज्ञा को समझना है।
निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। बच्चों की टोली खेलने निकलती है। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए हैं। बाल दोस्तों, यहाँ पर जो शब्द भीड़, टोली और सभा के नीचे रेखा खींची गई है, उन शब्दों को आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि भीड़, टोली और सभा आदि शब्द समूह के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो जो शब्द समूह के लिए प्रयुक्त हो, जैसे भीड़, टोली और सभा, उन शब्दों को समूहवाचक शब्द संज्ञा के रूप में जाना जाता है। प्रकल्प कार्य या योग्यता विस्तार के विभाग में हम देखते हैं कि विभिन्न स्थानों पर लिखी हुई सूचनाओं को पढ़िए और कक्षा में उनकी चर्चा कीजिए। आपने रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर, ग्राम पंचायत में, शाला परिसर में, कहीं जगह पर बहुत सी सूचनाएं पढ़ी होगी। तो उन सूचनाओं को ध्यान से पढ़िए, समझिए और उनकी चर्चा कक्ष में कीजिए। गिजुभाई बधेका और पंचतंत्र की कोई 3 कहानियां पढ़कर उनका सारांश भित्तिपत्र यानी कि बुलेटिन बोर्ड पर रखिए। बाल दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।